तो स्टूडेंट ये है नॉर्मल डाइस। नॉर्मल डाइस में क्या होता है, इसमें विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता, क्योंकि ये तो इंसानों ने अपने हिसाब से बनाया हुआ है। तो विपरीत सतह, किसी नंबर के विपरीत में कौन सा नंबर होगा ये तो हम बता नहीं सकते। तो इसको पहचानेंगे कैसे पेपर में, अगर ये आ गया तो इसकी पहचान है, इसमें दृश्य सतहों का योग 7 होता है। दृश्य सतहों का योग 7 होता है, मतलब कि विजिबल सरफेस का सम इसमें 7 होता है। विजिबल सरफेस का सम 7 होता है। अब विजिबल सरफेस का सम 7 होता है, इसका मतलब क्या है, तो लेट मी ट्राई, मैं चेक करता हूँ, समझाने का ट्राई करता हूँ। देखो, जैसे कि ये हमारे पास एक डाइस है, इसमें ऊपर 1 लिखा है, नीचे 2 लिखा है और पीछे 3 लिखा है। ठीक है, अब ये कैसा पासा है हमको ये पता करना है। तो पासे की पहचान क्या है, यदि विजिबल सरफेस का सम 7 है तो वो नॉर्मल डाइस है। अगर विजिबल सरफेस का सम 7 है, विजिबल सरफेस का मतलब होता है दिख रही सतहों में से किन्हीं 2 सतहों का योग अगर 7 है तो फिर वो सामान्य पासा होगा, और यदि किन्हीं 2 सतहों का योग 7 नहीं है तो फिर वो स्टैंडर्ड डाइस होगा, मानक पासा होगा। जैसे ये देखो, 3 और 1 इन दोनों को जोड़ेंगे तो सम होगा 4, 2 और 3 इनको जोड़ेंगे तो सम होगा 5, 2 और 1 इनको जोड़ेंगे तो सम होगा 3। किसी भी को भी जोड़ने पर हमारा आंसर 7 नहीं आ रहा। 7 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस। ओके, ये नॉर्मल पासा नहीं है, क्योंकि नॉर्मल पासे में विजिबल सरफेस में से किन्हीं 2 का सम 7 होता है। अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है और हमसे पूछा जाए 1 के पीछे क्या होगा, तो आपको पता है 1 के पीछे 6 होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है। ये सर नो, स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है, तो 1 के पीछे वाली सरफेस पर 6 होगा। ओके, बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है हमारे पास डाइस का, इसमें लिखा है 4 3 5। हमको पहले पता करना होगा कि ये नॉर्मल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। तो नॉर्मल डाइस अगर होगा तो विजिबल सरफेस का सम 7 होगा। तो चेक करते हैं। ये देखो, 5 और 4 9, 5 और 3 8, 4 और 3 7। ये देखो, यहाँ पर 2 दिख रही सतहों का योग 7 आ गया। अगर 2 दिख रही सतहों का योग 7 आ गया, इसका मतलब ये पासा नॉर्मल डाइस है। इसका मतलब ये पासा नॉर्मल डाइस है। ये पासा इंसानों द्वारा बनाया गया पासा है। इसमें किस नंबर के विपरीत में कौन सा नंबर होगा ये हम नहीं बता सकते। तो पहले ये बताइए आप लोग, ये डाइस पहचाना सीख गए कि नॉर्मल डाइस कौन सा होगा, स्टैंडर्ड डाइस कौन सा होगा। तो नॉर्मल डाइस वो डाइस होगा जिसमें विजिबल सरफेस का सम 7 होगा, और स्टैंडर्ड डाइस जिसमें विजिबल सरफेस का सम 7 नहीं होगा। ओके, अगर ये नॉर्मल डाइस है तो इसके अपोजिट में कौन से नंबर होगा हमको ये पता करना है। तो ये जो 4 है, 4 के अपोजिट में वो सारे नंबर आएंगे स्टूडेंट्स जो हमको दिखाई नहीं पड़ रहे। जैसे हमको यहाँ पर 4 3 और 5 दिखाई पड़ रहा है, और आप जानते हो डाइस में 1 से लेकर के 6 तक के नंबर होते हैं। तो यहाँ पर जो सरफेस हमको दिखाई पड़ रही हैं उनके पीछे वो सारी सरफेस हो सकती हैं जो हमको दिखाई नहीं पड़ रही। 2 3, तो 4 के पीछे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। कौन सा नंबर है ये हमें मतलब करेक्टली पता नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल डाइस है। अगर ये स्टैंडर्ड डाइस होता तो हमको डेफिनेटली पता होता कि 4 के पीछे 3 होता है, क्योंकि इसमें अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है। लेकिन ये नॉर्मल डाइस है, इसमें अपोजिट सरफेस का सम 7 नहीं होता, इसमें विजिबल सरफेस का सम 7 होता है। ऐसे में किसी सरफेस के पीछे कौन सा नंबर होगा वो हम क्लियर नहीं बता सकते। तो इसका आंसर देने के लिए हमको जो सरफेस हमको दिखाई पड़ रही हैं उनके पीछे वो सारी सरफेस हो सकती हैं जो दिखाई नहीं पड़ रही। तो अगर इसमें पूछा जाता 3 के पीछे क्या होगा, तो हम 3 हमको दिखाई दे रही सरफेस है, तो इसके पीछे भी 1 या 2 या 3 में से कुछ भी हो सकता है। अगर पूछा जाए 5 के पीछे क्या होगा, तो 5 के पीछे भी 1 2 या 3 में से कुछ भी हो सकता है। ये बातें आपको समझ आई? अगर आपको ये बातें समझ आई तो बहुत बढ़िया। आगे की चीज़ें हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ सीखेंगे, ठीक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्लास के साथ साथ लिखते चलेंगे। स्टैंडर्ड डाइस जिसमें विपरीत सतहों का योग 7 होता है, नॉर्मल डाइस जिसमें दृश्य सतहों का योग 7 होता है। और किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें सबसे पहले पहचानना होगा कि वो स्टैंडर्ड डाइस है या फिर नॉर्मल डाइस है। पहचानने का तरीका है, दृश्य सतहों का योग 7 होगा तो नॉर्मल, और नहीं होगा तो स्टैंडर्ड। ओके, तो चेक करते हैं अपन आगे। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे एक पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में एक अंक के विपरीत फलक पर कौन सा फलक होगा ये बताना है। मतलब कि हमसे इसमें पूछा गया है कि 1 के पीछे कौन सा नंबर होगा। 1 ये रहा,
तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप पहचानिए कि ये स्टैंडर्ड है या नॉर्मल है। सबसे पहले हमको ये पहचानना होगा कि ये स्टैंडर्ड है या नॉर्मल है। पहचानने के लिए ज़रूरी है कि जो सतह दिख रही हैं उनमें से किन्हीं दो का सम 7 होना चाहिए। चलो चेक करते हैं। ये देखो 5 और 3 8 होता है। ये कलर दिखाई नहीं पड़ रहा, हाँ 5 और 3 8 होता है, 3 और 1 4 होता है, 5 और 1 6 होता है। तो दिख रही सतहों का योग 7 नहीं आया, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइज है। और अगर ये स्टैंडर्ड डाइज है तो स्टैंडर्ड डाइज में एक के पीछे क्या होगा, एक के पीछे होगा 7, सॉरी एक के पीछे होगा 6, क्योंकि अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है, इसलिए इसका आंसर 6 आएगा। ये बात समझ पाए? अगर आपको ये बात समझ आ गई तो हम इसको देखते हैं। इस सवाल में क्या बोला गया है, देखो कि नीचे एक प्रारूप दर्शाया गया है जिसमें 5 अंक के विपरीत कौन सा फलक होगा, ये हमको बताना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे स्टैंडर्ड है या नॉर्मल है। तो ये देखो 6 और 3 9, 6 5 11, 5 और 3 8, किन्हीं भी योग का किसी का भी योग 7 नहीं है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस में 5 के पीछे क्या होगा, तो 2 होगा, क्योंकि मतलब विपरीत सतहों का योग 7 होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा 2। इस पर देखते हैं, इस सवाल को देखो। तो सबसे पहले हमको चेक करना होगा कि ये नॉर्मल है या स्टैंडर्ड है। हमसे पूछा गया 4 अंक के विपरीत कौन सा नंबर होगा। तो देखो 5 और 3 हो गया 8, 5 4 हो गया 9, 4 और 3 हो गया 7। अब ज़रा ध्यान से देखो, दृश्य सतहों का योग 7 हो गया, इसका मतलब ये कौन सा डाइस हो गया, नॉर्मल डाइस हो गया। और अगर ये नॉर्मल डाइस हो गया तो नॉर्मल डाइस में 4 के पीछे कौन सा नंबर होगा, ऐसा नंबर होगा जो हमको दिखाई नहीं पड़ रहा। जैसे 4 के पीछे हमको यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा 1 6 और 2, तो 4 के पीछे 1 6 और 2 में से कुछ भी हो सकता है, और ये हम क्लियर नहीं बता सकते तीनों में से कौन सा होगा। तो हम इसमें से आंसर कौन सा देंगे, ओके। तो 4 के पीछे स्टूडेंट्स 1 6 या 2 में से कुछ भी हो सकता है। अब इन्होंने केवल एक दिया है, लेकिन केवल एक थोड़ी ना, 6 या 2 में भी कुछ भी हो सकता है, तो हम ये नहीं लगा सकते, हम ये भी नहीं लगा सकते। और यहाँ पर 1 और 6 तो है लेकिन 2 नहीं है, इसलिए हम ये भी आंसर नहीं लगा सकते। हमको इसका आंसर देना पड़ेगा जानकारी अधूरी है। ओके स्टूडेंट्स, जहाँ पर क्वेश्चन क्लियर नहीं पता होता, वेरिएशन एग्जाम में वहीं बनाया जाता है। अब इसमें वेरिएशन कैसे बनता है, इस सवाल में हमको ये नहीं पता कि 4 के पीछे एग्जैक्टली कौन सा नंबर होगा, तो ये लोग यहाँ ऑप्शन में वेरिएशन बना सकते हैं। जैसे अगर ऑप्शन इस तरह से दिए गए हैं तो हमको ये टिक करना है जानकारी अधूरी है। यदि ऑप्शन इस तरह से दिए गए होते 2 C 6 D, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ हमको आंसर देना होता इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ना तो 4 के पीछे 1 है, ना 2 है, ना 6 है, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। दूसरा, अगर ये दिया हो 1 6 या 2, 1 या 6, 2 या 1 अकेला, तो हमको इसमें आंसर देना होता 1 6 या 2 में से कोई एक, जो हमारा आंसर क्लियर है। ठीक, ऑप्शन एक तरह से और आ सकता है, 1 6 या 2, 1 या 2, एक हो जाए जानकारी अधूरी है, और दूसरा हो जाएगा नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमको 1 6 या 2 लगाना है, क्योंकि हम ये तो बता सकते हैं कि 4 के पीछे 1 6 या 2 में से कोई एक होगा, लेकिन हम ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि 1 6 2 में से कौन सा होगा। यदि हम यहाँ पर जानकारी अधूरी है ऑप्शन टिक करते तो इसका मतलब ये होता कि हम इसमें के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते, जबकि ऐसा नहीं है। हम ये तो बता सकते हैं ना कि 4 के पीछे 1 6 2 में से ही कुछ होगा, 3 और 5 तो होंगे ही नहीं, इसलिए हमको इसका आंसर फिर 1 6 या 2 देना होगा। तो जहाँ पर चीज़ें हमको पता नहीं होती वहाँ पर क्वेश्चन में वेरिएशन आता है। होप कि आप समझे होंगे इसे। अगले वाले सवाल पर आते हैं। हमको इसमें बताना है कि 2 अंक के विपरीत कौन सा नंबर होगा। अगर हमको 2 अंक के विपरीत नंबर बताना है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे नॉर्मल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। तो ये देखो 6 और 1 7, जोड़ने पर 7 आ गया, मतलब ये सामान्य पासा है। और सामान्य पासा में 2 के पीछे वो सारे नंबर होंगे जो हमको दिखाई नहीं पड़ रहे। तो यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा 5, यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा 4, यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा 3। तो 5 4 3 में से कोई भी एक नंबर इसका आंसर हो सकता है, तो इसका आंसर डी हम लगाएंगे। ओके, अगला देखते हैं। इस सवाल में पूछा गया है कि 3 के विपरीत क्या होगा। तो 3 के विपरीत आंसर निकालने के लिए सबसे पहले बताओ कि नॉर्मल डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है। तो 4 और 2 6, 4 और 3 7,
ये देखो दृश्य सतहों का योग 7 आ गया, इसका मतलब ये सामान्य पासा है। सामान्य पासा में 3 के विपरीत वो सारे नंबर होंगे जो हमको दिखाई नहीं पड़ रहे, जैसे 5 नहीं दिखाई पड़ रहा, 6 दिखाई नहीं पड़ रहा और 1 दिखाई नहीं पड़ रहा। हमारा आंसर 5, 6, 1 में से कोई भी एक हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मैं इसमें आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा। सेम सवाल में आपको बताना है 4 के पीछे कौन सा नंबर होगा। नहीं 4 नहीं, ये तो आप बता दोगे। सेम सवाल में आपको बताना है 6 के पीछे कौन सा नंबर होगा। सेम सवाल में, अगर सेम सवाल में 6 के पीछे नंबर पूछा जाए तो आप ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर 3, 4 और 2 हमको दिखाई देने वाली सरफेस हैं और ये जो 6 एक ऐसी सरफेस है जो हमको दिखाई नहीं दे रही। तो सामान्य पासे में क्या होता है गाइस, ये जो दिखाई देने वाली सरफेस है ना 3, 4 और 2, इसके पीछे वो सारी सरफेस होती हैं जो हमको दिखाई नहीं पड़ रही, जैसे 5, 6 और 1, इनमें से कोई भी एक सरफेस हो सकती है। तो जैसे सवाल में पूछा जाए 3 के पीछे क्या होगा, तो 5, 6 और 1 में से कोई भी हो सकता है। अगर 4 के पीछे क्या होगा, तो 5, 6, 1 में से कोई भी हो सकता है। 1, 2 के पीछे पूछा जाए तो भी 5, 6, 1 में से कोई भी हो सकता है। वैसे ही अगर ये पूछा जाए कि 5 के पीछे कौन सा नंबर होगा, तो उनके पीछे वो सारी सरफेस हो सकती हैं जो हमको दिखाई पड़ रही हैं। 3, 4, 2 में से कोई भी एक हो सकता है। जैसे हमने पूछा 6 के पीछे क्या होगा, तो जो अपन को दिखाई पड़ रही है सरफेस, उनमें से कोई भी एक नंबर इसका आंसर हो सकता है। तो अगर 6 के पीछे पूछा जाए तो 3, 4 या 2 में से कोई भी एक हो सकता है। होप कि आप ये बात भी पकड़े होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हमारे क्वेश्चन 2 फिगर कॉमन वाले क्वेश्चन। तो 1 फिगर कॉमन वाले क्वेश्चन में आपको एक ही बात याद रखनी है, आपको देखना है डाइस के टाइप्स कि डाइस जो है वो नॉर्मल है या स्टैंडर्ड है। नॉर्मल या स्टैंडर्ड के बेस पर हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। नॉर्मल डाइस पहचानने की ट्रिक ये है कि अगर विजिबल सरफेस का सम 7 है तो वो नॉर्मल डाइस है, अदरवाइज़ स्टैंडर्ड डाइस है। और आंसर निकालना तो आपको आता ही है, आप लोग उसमें मास्टर हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। अब जब 2 फिगर दी जाए क्वेश्चन में, अब इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ज़रा देखिए। जब भी हमको क्वेश्चन में 2 फिगर दी गई हों, ये हमारा टाइप 2 है क्वेश्चन का। व्हेन 2 इमेजेस आर गिवन, 2 इमेजेस आर गिवन, ये हमारा टाइप 2 है। जब हमको डाइस की 2 इमेज दी जाती हैं तो इसमें 3 केस बनते हैं टोटल। केस 1 में दोनों डाइस में हमको कोई ना कोई नंबर कॉमन मिलेगा और हमको वहाँ पर एक नंबर कॉमन मिलेगा, 1 नंबर इज़ कॉमन। जो पहला केस है उसमें हमको दोनों डाइस में एक नंबर कॉमन मिलेगा। जैसे ये एक डाइस है और ये एक डाइस है। मैं क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा है 4, 3, 5, इसमें लिखा है 5, 6, 1। और इस सवाल में हमसे पूछ लिया जाए कि 3 के पीछे कौन सा नंबर होगा, ये बताइए। तो यहाँ पर हमको डाइस की 2 इमेजेस दी गई हैं और 2 इमेजेस दी गई हैं, तो ये केस 1 है अपना, जिसमें हमको एक नंबर कॉमन मिलेगा। अब ज़रा डाइस को ध्यान से देखो, डाइस में हमको एक नंबर कॉमन मिलेगा। ये देखो हमको 5 कॉमन मिल रहा है दोनों में। तो जब भी हमको डाइस में एक नंबर कॉमन मिले तो हमको करना क्या है, हमको उसी डाइस को वहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना है। जैसे 5, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है घड़ी की सुई की दिशा। घड़ी इसी तरह से मूव करती है इस दिशा में, तो इस दिशा को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा। तो हमको इसे घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है। घड़ी इसके बाद यहाँ पे पहुँचेगी, इसके बाद फिर यहाँ पे पहुँचेगी। तो 5 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 3, 5 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 3। फिर यहाँ से भी हमको यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाना है। तो 5 के बाद आएगा 6, 6 के बाद आएगा 1, तो 5 के बाद आया 6 और 6 के बाद आया 1। तो ऐसे में एक के नीचे एक जो सरफेस हैं वो एक दूसरे के विपरीत मानी जाती हैं। जैसे 3 के विपरीत 1 हो जाएगा, 4 के विपरीत 6 हो जाएगा। अब 5 के पीछे 5 तो होगा नहीं, तो अब ज़रा बताओ यहाँ पर कौन सा नंबर छूट गया, तो यहाँ छूट गया 2। तो इस तरह से 5 के पीछे 2 हो जाएगा। इन्होंने पूछा 3 के पीछे कौन सा सरफेस होगा, तो आपका आंसर होगा 1, 3 के पीछे 1 होगा। तो अगर 2 डाइस हमको दी गई हैं तो हम देखेंगे एक नंबर कॉमन होगा और कॉमन से हमको क्लॉकवाइज घुमा देना है। इस क्वेश्चन में हम लोग समझते हैं सेम कॉन्सेप्ट। जैसे इन्होंने हमसे पूछा है कि 4 अंक के पीछे कौन सा नंबर होगा, हमको ये बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों डाइस में देखेंगे कौन सा नंबर कॉमन है। तो ये देखो दोनों में 5 कॉमन है। जो कॉमन नंबर है वहाँ से हमको क्लॉकवाइज घुमाना है। तो 5 के बाद घुमाएंगे तो 1 और 1 के बाद घुमाएंगे तो 3। तो 5, उसके बाद 1, उसके बाद 3। फिर यहाँ से भी घुमाएंगे तो 5 के बाद 2, 2 के बाद 4, तो 5, 2 और 4।
ऐसे में एक के नीचे एक आने वाली सरफेस एक दूसरे के विपरीत मानी जाएगी। तो 5 के पीछे क्या होगा, जो अपन को दिखाई नहीं पड़ रहा, तो 6 होगा। इन्होंने पूछा 4 के पीछे क्या होगा, तो सर 4 के पीछे 3 होगा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। ये आंसर निकालते आपसे बनेगा। ठीक, ये वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में बोला गया है कि अंक 1 के पीछे कौन सा नंबर होगा। तो इसके लिए फिर से हम देखेंगे दोनों में कॉमन टर्म कौन सा है। तो दोनों में आप देखेंगे कि कॉमन टर्म जो है वो 2 है। तो हम लोग इसमें 2 से क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करेंगे विपरीत सतह निकालने के लिए। तो 2 के बाद 3 और 3 के बाद 5, तो 2 उसके बाद 3 उसके बाद 5। यहाँ पर भी 2 के बाद 6, 6 के बाद 1, 2 फिर 6 फिर 1। तो 5 के पीछे 1 है, 3 के पीछे 6 है और 2 के पीछे जो नहीं दिखाई पड़ रहा वो नंबर होगा। इन्होंने पूछा 1 के पीछे क्या होगा, तो आपका जवाब होगा 1 के पीछे 5 होगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आसान है, आपको मज़ा आ रहा होगा करने में। ये देखते हैं अपन इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पासे के 2 प्रारूप हैं, 3 अंक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, हमको ये बताना है। तो फिर से हम दोनों में कॉमन देखेंगे, लेकिन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 2 नंबर कॉमन है। तो ये हमारा आ गया, जब 2 इमेज हमको गिवन होती हैं तो उसका ये दूसरा केस है। हमको अब दूसरा केस समझना है, तो चलो दूसरा केस समझते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है जब हमको डाइस की 1 इमेज दिखाई दी हो, एक इमेज दिखाई दी होती है, तो हम लोग उसमें देखते हैं स्टैंडर्ड डाइस है या फिर नॉर्मल डाइस है, और हम आंसर निकाल देते हैं। दूसरा हम टाइप पढ़ रहे हैं जब हमको डाइस की 2 इमेज गिवन होती हैं। जब 2 इमेज गिवन होती हैं तो फर्स्ट हमने केस देखा जब हमको 1 नंबर कॉमन मिलेगा, और अगर 1 नंबर कॉमन मिलेगा तो हम उस कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज घुमा देंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। दूसरा इसका केस है जब हमको 2 नंबर कॉमन मिले, केस 2, जब 2 नंबर्स आर कॉमन, ये हमारा केस 2 है। 2 नंबर्स हमको कॉमन मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन क्रिएट किया जाए, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए 2 के पीछे कौन सा नंबर होगा, ये बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 नंबर हमको कॉमन मिल गए, और अगर हमको 2 नंबर कॉमन मिल गए तो ये जो 2 नंबर कॉमन हैं आपस में, उनके बाजू में ये जो 2 नंबर हैं 2 और 5, ये आपस में एक दूसरे के कॉमन माने जाते हैं इन 2 नंबर को छोड़ के। तो जो 2 नंबर हमको कॉमन मिले हैं उनके विपरीत वाले बाजू वाली जो सरफेस होती हैं वो एक दूसरे के कॉमन होती है, वो एक दूसरे के विपरीत होती है। जो 2 नंबर हमको कॉमन मिले हैं उसमें जो बाजू वाली सरफेस हैं वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं, यानी 2 के पीछे 5 होगा, ये क्लियर है। लेकिन जो बाकी 2 नंबर है 4 और 3, इनके पीछे वो नंबर होंगे जो हमको दिखाई नहीं पड़ रहे, है ना। तो यहाँ देखो 2 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, अब 1 बचा और 1 बचा 6। तो 4 और 3 के पीछे 1 या 6 में से कुछ भी हो सकता है, और 1 और 6 के पीछे 4 या 3 में से कुछ भी हो सकता है। और हम यहाँ एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कौन सा सर्विस किसके पीछे होगा, लेकिन हमको ये ज़रूर एग्जैक्ट पता है कि 2 के पीछे 5 होगा, ये क्लियर है। तो जब 2 नंबर कॉमन होते हैं तो हमको इस तरह से आंसर देना है उसका। चलो अब इस क्वेश्चन में अपन लोग दिमाग लगाते हैं। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर 1 और 2 कॉमन है, यहाँ भी 1 और 2 कॉमन है। इस हिसाब से 3 के पीछे क्या होगा, 4 होगा डेफिनेटली। 3 के पीछे वाली सरफेस पर 4 होगा, और ये 1 और 2 जो बचा है उस 1 और 2 के पीछे वो सरफेस होंगी जो हमको दिखाई नहीं पड़ रही, है ना। तो जैसे 4 3 1 2 बचा 5 और बचा 6, तो 1 और 2 के पीछे 5 या 6 होगा, और 5 या 6 के पीछे 1 या 2 होगा, है ना। तो इन्होंने पूछा क्या था, इन्होंने हमसे पूछा था 3 के पीछे क्या होगा। तो 3 के पीछे आप बता देंगे 4 होता है। तो जब हमको 2 नंबर कॉमन मिलते हैं तो हम लोग इस तरह से इसका आंसर निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन पर ध्यान लगाते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इस पासे में एक बिंदु वाले फलक के विपरीत कितने बिंदु होंगे, ये अपन को बताना है। एक बिंदु वाले फलक के विपरीत कितने बिंदु होंगे। सबसे पहले देखो इसमें कितने कॉमन नंबर हैं। इसमें कॉमन आपको एक ही टर्म मिल रहा है, वो है 2। जब एक ही टर्म कॉमन होता है तो हम लोग कॉमन टर्म से क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो देखिए हम लोग 2 से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 1 आएगा, फिर 1 से क्लॉकवाइज 5 आएगा। ये देखो 2 के बाद 1 आया, 1 के बाद 5 आया। यहाँ पे 2 से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 6 आएगा, और 6 को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 3 आएगा। तो 2 के बाद 6 आया, 6 के बाद 3 आया।
तो एक के पीछे 6 होगा, 5 के पीछे 3 होगा, 2 के पीछे जो बचा वो 4 होगा। इन्होंने क्या पूछा, एक बिंदु के विपरीत क्या होगा, तो एक बिंदु के विपरीत 6 होगा और ये हमारा आंसर जाएगा। इसमें कोई समस्या नहीं। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा कि हम लोगों ने जब टाइप 1 के सवाल किए थे तो मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस क्या होते हैं और हम उनके कॉन्सेप्ट के बेसिस पर टाइप 1 के क्वेश्चन का आंसर अपन लोग निकाल रहे थे। फिर टाइप 2 से हम लोगों ने मेथड चेंज कर दी, तो वो इसलिए चेंज की है, टाइप 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हमको स्टैंडर्ड डाइस और नॉर्मल डाइस के टाइप तो सीखना है, लेकिन टाइप 2 के बाद हमको स्टैंडर्ड और नॉर्मल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, बिना उसके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। और यहाँ पर हम स्टैंडर्ड और नॉर्मल डाइस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हमको ये अप्रोचेस लगानी है। अगर आपको ये समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है। आगे निकलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि भी अक्षर के विपरीत कौन सा फलक होगा, भी के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो देखिए इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इसमें भी एक ही नंबर कॉमन है जे। अगर एक नंबर कॉमन है तो हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे कॉमन से, जे के बाद आई आएगा, आई के बाद भी आएगा, जे के बाद आई के बाद भी। फिर वहाँ से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो जे के बाद यू के बाद एस, जे के बाद यू और यू के बाद एस आएगा। इस तरह से वी के नीचे एस है, आई के पीछे यू है, अब जे के पीछे जो भी नंबर होगा वो होगा। इन्होंने पूछा वी के पीछे क्या होगा, तो वी के पीछे एस होगा, हमारा आंसर एस रहेगा। ठीक, ये वाला देखते हैं। इन्होंने पूछा इसमें जब नीचे 2 प्रारूप दिए गए हैं तो 3 के पीछे क्या होगा। अच्छा, 3 बिंदु के पीछे क्या होगा, देखो इसमें इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन है 3। अगर दोनों में 3 कॉमन है तो 3 से क्लॉकवाइज घुमा देंगे, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, फिर यहाँ से 3 के बाद 5, 5 के बाद 2, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 2। इस हिसाब से इन्हें पूछा 3 के पीछे क्या होगा, देखो 6 के पीछे 2 है, 4 के पीछे 5 है, तो 3 के पीछे जो बचा वो होगा 1 होगा, इसलिए इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसके ऑप्शंस विजिबल नहीं है, इसका आंसर बनाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये सवाल है अपने पास। इस सवाल में अपन से बोला गया है कि 4 के पीछे कौन सा नंबर होगा ये बताइए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन ढूंढेंगे। तो कॉमन क्या है, यहाँ देखो एक कॉमन है और 5, यहाँ भी 1 और 5, मतलब यहाँ पे 2 नंबर कॉमन है अपने पास, 1 और 5 2 नंबर कॉमन है। और आप जानते हो अगर 2 नंबर कॉमन होते हैं तो जो सरफेस बची वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, यानी कि 2 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। और 1 और 5 के अपोजिट वो सारी सरफेस होंगी जो हमको दिखाई नहीं पड़ रही, तो हमको 6 दिखाई नहीं पड़ रही और 3 दिखाई नहीं पड़ रही, तो 1 और 5 के पीछे 6 या 3 में से कोई एक होगा। ये सुनो, सवाल मैंने पूछा 4 के पीछे क्या होगा, तो आप बताएंगे 4 के पीछे 2 होगा, हमारा आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, अगले वाले पे आते हैं। ये आ गया हमारा टाइप 3। टाइप 3 के सवाल आ गए। टाइप 1 में 1 इमेज दी होती है, टाइप 2 में 2 इमेज दी होती हैं और टाइप 3 में होती हैं 2 से ज़्यादा इमेज होती हैं, मतलब वो 3 इमेज हो सकती हैं, 4 इमेज हो सकती हैं या 5 इमेज हो सकती हैं। ऐसे सवालों में हमको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो हमने टाइप 2 में कॉन्सेप्ट सीखे हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट को हमको इस सवाल में लगाना है और हमको वो सारे फिगर से आंसर निकालना है जहाँ से अपन को आंसर निकालना आसान है ना। 3 या 4 फिगर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ देखो, इन लोगों ने बोला कि एल के पीछे कौन सा नंबर होगा ये बताइए। हमको किन्हीं 2 फिगर से आंसर निकालना है जहाँ से हम एल का आंसर आसानी से निकाल सकें। ठीक है, जैसे हम इस फिगर से और इस फिगर से निकालने का ट्राई करें तो इन दोनों में हमको 2 नंबर कॉमन मिल रहे हैं, पी और वाई। अगर ये 2 नंबर कॉमन हैं तो आप जानते हो एल के पीछे क्या होगा, ए होगा, और पी और वाई के पीछे वो नंबर होंगे जो अपन को दिखाई नहीं पड़ रहे। लेकिन इन्होंने अपन से बोला है कि एल के पीछे क्या होगा ये बताओ, हमारा आंसर आ गया ए। ठीक है, यहाँ पे आप आंसर किन्हीं 2 फिगरों से निकालोगे तो आंसर हमेशा सेम आएगा। किसी भी 2 फिगर से निकाल लो, आप पहले दूसरे से आंसर निकाल लो, दूसरे तीसरे से निकाल लो या पहले तीसरे से निकाल लो, आंसर हमेशा सेम आएगा। इसलिए आप ऐसे फिगर से आंसर निकालो जहाँ से आंसर निकालना आसान हो। ओके, यहाँ से आंसर निकालना सबसे आसान था तो मैंने यहाँ से निकाल लिया। ये सुनो, क्लियर। इसमें देखते हैं इसमें कौन सा आंसर होगा। इन्होंने बोला इसमें कि लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग होगा, लाल के पीछे कौन सा रंग होगा। तो जहाँ से आंसर निकालना अपने लिए आसान है अपन वहाँ से आंसर निकालेंगे। जैसे इन दोनों को अगर अपन देखें तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है काला। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर काला से क्लॉकवाइज घुमाएंगे। यस और नो। अब जब यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पीला आएगा, फिर इसके बाद सफ़ेद आएगा। तो काला, काला के बाद आएगा पीला, पीला के बाद आएगा सफ़ेद। फिर यहाँ से घुमाएंगे तो काला के बाद आएगा लाल, लाल के बाद आएगा हरा।
काला के बाद आएगा लाल और लाल के बाद आएगा हरा। सवाल में पूछा है लाल के पीछे क्या होगा, तो आप बताएंगे सर लाल के पीछे पी यानी कि पीला होगा। पीला आंसर कहाँ है, ये रहा। अगर आप इसका आंसर पहले तीसरे का इस्तेमाल करके निकालते, अगर कुछ कॉमन होता तो भी आंसर सेम आता। तो हमको किन्हीं दो से आंसर निकालना है। इसको चेक करते हैं। इसमें आप देखिए इन्होंने पूछा है क्या कि 3 स्थितियाँ हमको दी गई हैं। इसमें चित्र 3 के मुख्य तल पृष्ठ पर तलमुख पर कौन सी संख्या होगी। तलमुख का मतलब होता है नीचे वाली सरफेस पर। चित्र 3 के तलमुख पर मतलब नीचे वाली सरफेस पर कौन सा नंबर होगा, ये पूछा गया है। और आप जानते हो जो नीचे वाली सरफेस पर पूछा गया है वो ऊपर वाली सरफेस के विपरीत होगी। नीचे वाली जो सरफेस है वो ऊपर वाली सरफेस के विपरीत होगी। तो अल्टीमेटली ये घुमा के हमसे ये पूछ रहे हैं कि 4 के पीछे क्या होगा, ये बताओ। क्योंकि तल नंबर पे वही तो नंबर होगा जो 4 के पीछे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पता कर लो कौन सा नंबर विपरीत है, कौन सा नंबर नहीं। हम इसका आंसर अगर पहले दूसरे से निकालेंगे, पहले दूसरे से नहीं, हम इसका आंसर दूसरे तीसरे से निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि नहीं दूसरे तीसरे से भी नहीं निकाल सकते, हाँ दूसरे तीसरे से ही निकालते। सेकंड और थर्ड में देखो 5 और 3 कॉमन है। अगर 5 और 3 कॉमन है तो 4 के पीछे क्या होगा, 6 होगा। आप जानते हो 4 के पीछे 6 होगा। और 5 और 3 के पीछे वो सारे नंबर होंगे जो हमको दिखाई नहीं पड़ रहे, तो 1 होगा और 2 हो सकता है। लेकिन इन्होंने पूछा है कि 4 के नीचे क्या होगा, तल पृष्ठ पर 4 के विपरीत क्या होगा, ये पूछा है। तो 4 के नीचे क्या होगा, 6 होगा। तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा पहले और दूसरे से भी हम आंसर निकाल सकते थे, लेकिन अगर इससे आंसर निकालते तो हम 4 के पीछे एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल पाते, इसलिए हमने दूसरे और तीसरे का इस्तेमाल किया। ठीक, इस वाले सवाल पर आते हैं। इस सवाल में क्या पूछा गया है गाइस, देखो इस सवाल में पूछा गया है कि 3 हमको इमेजेस दी गई हैं डाइस की, और ये एक ही डाइस की 3 इमेजेस हैं। ठीक है, इन्होंने पूछा नीचे दिए गए घन पर क्रमशः ए और बी लिखा हुआ है, जिन पर ए और बी की जगह पर क्या हो सकता है हमको वो बताना है। मतलब कि इस पाँचे में ए और बी की जगह पर क्या हो सकता है वो हमको बताना है। इसका आंसर निकालने के लिए आपको मेरे साथ एक कॉन्सेप्ट सीखना होगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है सुने। जैसे कि मैं एक डाइस बनाने वाला हूँ। मैंने एक डाइस बनाया, ये वाला 1 2 3। और अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि इसमें 1 के पीछे कौन सा नंबर होगा, 2 के पीछे कौन सा नंबर होगा, 3 के पीछे कौन सा नंबर होगा, आप लोग बताइए। तो आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं, क्योंकि मैंने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर हमको डाइस की एक इमेज दी गई होती है तो हम चेक करते हैं कि वो नॉर्मल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। और आप बताएंगे बड़े अच्छे से, ये देखो सर 3 और 1 4 हो रहा है, 3 और 2 5 हो रहा है, 2 और 1 3 हो रहा है। दृश्य सतहों का योग 7 नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा डाइस हुआ, स्टैंडर्ड डाइस हुआ। अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो आपको पता है 1 के पीछे 6 होगा, 2 के पीछे 5 होगा, 3 के पीछे 4 होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस के विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो ये हमको पता है। ओके, अब मैं आपसे सवाल ये पूछता हूँ कि अगर 1 के पीछे 6 है तो क्या कभी ऐसी कंडीशन बन सकती है कि आप 1 और 6 को एक साथ इसमें देख लो। ठीक है, जैसे देखो एक सरफेस के पीछे 6 नंबर वाली सरफेस होती है, तो अगर ये फ्रंट सरफेस है तो 6 नंबर इसके पीछे वाली सरफेस पर होगा, बैक सरफेस पर। और हम एक साथ फ्रंट और बैक सरफेस नहीं देख सकते। ये सुनो, ये देखो अगर 2 सरफेस ऊपर रखी हुई है तो 2 के पीछे वाली सरफेस कौन सी होगी, जो नीचे है वो वाली। और 2 के पीछे 5 है तो वो सरफेस होगी 5 नंबर नीचे वाली सरफेस पे। तो हम 2 और 5 को एक साथ नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये दोनों विपरीत सतहों पर रखे गए हैं। 3 के पीछे जो सरफेस है वो यहाँ पर है, जिस पर 4 लिखा हुआ है, तो हम 3 और 4 को भी एक साथ नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये भी विपरीत सतहों पर रखे गए नंबर्स हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है भाई कि 2 अपोजिट सरफेस को हम कभी भी एक साथ देख नहीं सकते। 2 अपोजिट सरफेस कभी एक साथ देखी नहीं जा सकती। कैन नेवर बी सीन टुगेदर। 2 विपरीत सतहों को हम कभी एक साथ नहीं देख सकते। जैसे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बनाने का ट्राई करता हूँ। ये देखो यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं 2 3। आप जानते हो 1 के पीछे 6 है, 2 के पीछे 5 है और 3 के पीछे 4 है। तो 3 के पीछे जो नंबर होगा वो नंबर 4 है, तो वो 4 होगा इसकी पीछे वाली सरफेस पर, यहाँ कहीं पे, तो वो हमको दिखाई नहीं देगा। सपोज़ हमको पता हो कि 3 के पीछे 4 है, तो वो हमको सामने वाली सरफेस पर कैसे दिखाई पड़ेगा, क्योंकि 3 के पीछे 4 तो इसकी पीछे वाली सरफेस पर होगा। ठीक है, अगर आप समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको ये रूल पकड़ के चलना है, 2 अपोजिट सरफेस कभी एक साथ दिख नहीं सकती। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं।
दो अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ दिखाई नहीं पड़ सकती। और इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग अगले सवाल का आंसर निकालेंगे। जैसे ये वाला सवाल देखते हैं। इन्होंने हमसे ये पूछ लिया कि ए और बी की जगह पर क्या आएगा। तो सबसे पहले तो हम पता करते हैं कि कौन सा नंबर किस नंबर के विपरीत होगा। तो हम लोग कैसे आंसर निकाल सकते हैं, आप लोग बताइए। हम लोग 2 और 3 से आंसर निकाल सकते हैं। ये देखो यहाँ पर 3 कॉमन है, तो हम लोग 3 से क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो ये देखो 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, तो 3 के बाद आया 2, 2 के बाद आया 1। फिर यहाँ पर 3 के बाद 6, 6 के बाद 5, तो 3 के बाद आया 6 और 6 के बाद आया 5, यानी 1 के पीछे 5 नंबर होगा, 2 के पीछे 6 नंबर होगा और 3 के पीछे 4 नंबर होगा। ये अपना क्लियर हो गया। अच्छा, अब इन्होंने क्या पूछा है यहाँ पे कि 6 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, सॉरी यहाँ पर ए और बी की जगह पर कौन सा नंबर होगा। चलो चेक करते हैं। बड़ा नहीं होगा ये, देखो स्टूडेंट्स, हमको बताना है ए और बी की जगह पे कौन से नंबर होंगे। तो ए और बी की जगह पे जो भी नंबर होगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अपोजिट सरफेस तो एक साथ दिख नहीं सकती है ना। तो यहाँ पर इन्होंने जो 5 नंबर लिखा है, तो 5 के विपरीत जो नंबर होगा वो यहाँ पर लेफ़्ट सरफेस पर लाई करेगा। और 5 के विपरीत क्या है, 1। तो वो जो 1 है, हम 1 और 5 को तो एक साथ देख नहीं पाएंगे, क्योंकि जो 5 के पीछे वाला नंबर है उसमें से हमको 1 दिख रहा है, तो दूसरा वाला दिखेगा नहीं, क्योंकि वो तो यहाँ पर लाई करेगा जो हिडन सरफेस है। यस और नो। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो 1 है वो ना तो ए की जगह पे आ सकता और ना वो बी की जगह पे आ सकता। तो ऐसे में जिस जिस ऑप्शन में 1 है हम उसको हटा देंगे, तो जो ऑप्शन बचा वो हमारा आंसर है। तो ए और बी की जगह पर 2 और 3 में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 और 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 5 के विपरीत वाली सरफेस है। तो जहाँ जहाँ पर 1 है वो ऑप्शन अपने गलत है, और जहाँ पर 1 नहीं है वो हमारा आंसर सही है। अगर आप इस बात को पकड़ पाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। चलिए इसका आंसर निकालते हैं। इस सवाल में कहा गया है, क्या कहा गया है, हरे रंग के विपरीत कौन सा नंबर होगा। हरे रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा ये बताइए। तो किसी भी एक से अपन आंसर निकाल सकते हैं जहाँ से अपन वो आंसर निकालना आसान हो, है ना। ये देखो फर्स्ट वाले से और 4 वाले से आंसर निकालते। यहाँ पर नारंगी और लाल कॉमन है, तो इस वाली सरफेस के पीछे कौन सा सरफेस होगा, बैंगनी सरफेस होगी। इनने यही पूछा हरे के पीछे क्या होगा, तो बैंगनी रंग होगा। हमारा आंसर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो नीचे एक ही 5 से के 4 नंबर को दिखाया गया है। इन्होंने पूछा इस 5 से में डी के विपरीत कौन सा आंसर होगा। तो हम किन्हीं 2 से आंसर निकालेंगे जहाँ से आंसर निकालना सबसे आसान है अपन को, है ना। तो यहाँ देखो पहले और दूसरे से आंसर निकालते। इनने पूछा डी के पीछे क्या होगा, तो ये देखो एम और एस कॉमन है, तो डी के पीछे क्या होगा भाई साहब, डब्ल्यू होगा। और आपको पता है ये बात कि जो 2 कॉमन टर्म है उनके बाजू वाली सरफेस एक दूसरे के विपरीत होती है। हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। हम लोगों ने आज तक जो रूल्स पढ़े हैं, 1 नंबर कॉमन होगा तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर कॉमन होगा तो हम क्या करेंगे, वो सारे रूल्स आप लोग रिवाइज़ करें। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग पढ़ें। इसके बाद जो डाइस का अगला पार्ट है, उस पार्ट में हम लोग क्लोज डाइस से ओपन डाइस से रिलेटेड सवालों को पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स अगले क्लास में हम लोग ओपन डाइस से रिलेटेड सवालों को पढ़ेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। तो आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।